हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। अधिगम या सीखना, जिसको हम इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ का कॉमन टॉपिक है अधिगम। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, किसी भी कॉलेज से हों, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो अधिगम जो है आपका एक कॉमन टॉपिक होगा, सब जगह होगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत अमेजिंग, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में होने वाली है। अगर आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं तो 100% है कि आपको दोबारा अधिगम पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं लखनऊ यूनिवर्सिटी की, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो पेपर सेकंड है आपका, उसमें यूनिट फर्स्ट आपकी खत्म हो चुकी है। यूनिट सेकंड का ये पहला चैप्टर है। ठीक है, यूं मान के चलिए लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले कि आपकी आज यूनिट सेकंड स्टार्ट हुई है, लेकिन नहीं। यूनिट सेकंड में हम जो लोग कंटिन्यू क्लासेज लेते हैं उनको सब पता रहता है, जो बीच में आते हैं उनको कन्फ्यूजन रहता है। जो स्टार्टिंग से क्लासेज ले रहे हैं उनको पता है कि यूनिट सेकंड में हम थॉर्नडाइक पढ़ा चुके हैं और पावलोव पढ़ा चुके हैं, स्किनर पढ़ा चुका हूँ और गैने का क्रमबद्ध सिद्धांत पढ़ा दिया है, ब्रूनर का सिद्धांत पढ़ा दिया है। ये कुछ सिद्धांत हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं यूनिट सेकंड से। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें आपका ये अधिगम बचा है और कुछ और टॉपिक्स बचे हैं, तो वो हम कंप्लीट कर लेंगे 1 से 2 क्लासेज में। ठीक है, यानी कि यूनिट सेकंड की केवल एक ये क्लास, इसके बाद मुश्किल से 2 क्लासेज और होंगी, आपकी यूनिट सेकंड खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। ठीक है, चलिए आज जानते हैं अधिगम होता क्या है, अधिगम का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में। लखनऊ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो है पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से पढ़ सकते हैं अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो। देखिए, अधिगम यानी कि अधिगम है क्या, आप इसको अधिगम कह दीजिए या फिर सीखना कह दीजिए, इस पर ध्यान मत देना। ठीक है, अधिगम कह दीजिए या फिर सीखना कह दीजिए, बात एक ही है। आपको पता है कि हम लोग कब से सीखना शुरू करते हैं, कब तक सीखते हैं, कुछ आपको पता है? देखिए डियर फ्रेंड्स, हम लोग जन्म से सीखते हैं और कब्र तक सीखते जाते हैं। पैदा होने के बाद सीखना शुरू कर देते हैं, जब तक आदमी कब्र तक नहीं पहुंचता जाता है तब तक सीखता ही रहता है। चाहे जाने में सीखे, अनजाने में सीखे, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो यही अधिगम है, यही लर्निंग है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है नवजात शिशु जो होता है वह जन्म के समय, ध्यान से बड़े ही मन लगाकर क्लास में रहिएगा, आज क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसके अलावा आपको कहीं से किसी किताब, नोट्स कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, आराम से ध्यान, मेरे शब्दों को सुनना, क्लास में ध्यान से बैठना, क्लास लास्ट तक करके जाइएगा। नवजात शिशु जन्म के समय असहाय और असहाय अवस्था में रहता है ना। उसको किसी चीज की सुध नहीं रहती है, कुछ भी पता नहीं रहता है ना, कुछ नहीं जानता है, वो असहाय है, दूसरों के सहारे है, दूसरों पर निर्भर है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है, वही शिशु अनेक चीजें सीख लेता है ना। सीखने की प्रक्रिया क्या है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, कभी नहीं रुकती है। अर्थात अधिगम जो है वह सीखना प्राणियों का एक जन्मजात गुण है। प्राणियों का क्या है, ये अधिगम जन्मजात गुण है। अधिगम एक अत्यधिक व्यापक संकल्पना है। मनुष्य अपने जीवन के प्रारंभ से लेकर के अंत तक प्रतिपल हर क्षण कुछ ना कुछ सीखता रहता है। चाहे हम जाने में सीखें, अनजाने में सीखें, लेकिन हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ कुछ आनुवंशिक विशेषताएं लेकर जन्म लेता है। आनुवंशिक विशेषताएं वो होती हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से, गार्जियन से मिलती हैं। ठीक है, जैसे बुद्धि हो गई कि भाई हम अगर, जैसे मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी बताया था कि बुद्धिमान का बच्चा बुद्धिमान हो जाता है ना। तो ये क्या है कि उसको जन्मजात ये गुण मिल गया, आनुवंशिक विशेषता हो गई है उसकी। इन विशेषताओं में बुद्धि एक ऐसी विशेषता है जो उसे अपने चारों ओर फैले वातावरण के साथ अंतःक्रियाएं करते हुए उसकी समस्त क्रियाएं और व्यवहारों में परिवर्तन करने की
शक्ति प्रदान करती है। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, एक ऐसी विशेषता है जो उसे अपने चारों ओर फैले वातावरण, यानी कि उसके चारों तरफ जो भी समाज है, जो वातावरण है, जो भी एटमॉस्फेयर है, वह उस समाज के साथ रहता है, उस वातावरण के साथ वो एक्टिविटी करता है, उस पर्यावरण में वो खेलता है, कूदता है ना, समाज में जाता है, तो वो सारी एक्टिविटीज उनके साथ करता है, तो यहीं से वो क्या है, बहुत कुछ सीखता है। वस्तुतः मनुष्य की अपने परिवेश से प्रभावित होकर अपने वंशानुक्रम के गुणों के अनुरूप व्यवहार में परिवर्तन करने की क्रिया ही अधिगम है। अपने वंशानुक्रम के गुणों के अनुरूप, अकॉर्डिंग, है ना, जैसे समाज में वो रहता है उन्हीं के बेस पे वो क्या करता है, सीखता रहता है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालकों को सिखाना और सीखने की ओर अग्रसर करना है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है शिक्षा का? क्या है कि भाई कंटिन्यू बालक को सिखाना और सीखने के लिए उसको क्या करना, प्रेरित करना, आगे बढ़ाना, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीखने से तात्पर्य केवल अनुभव से लाभ उठाना, किसी कौशल को ग्रहण करना, यानी कि आपने अगर मैथ्स सीख ली, सवाल लगाने की स्किल आपको आ गई, तो सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सीखने की सामग्री सुनियोजित करना, उसका मूल्यांकन करना और उससे बहुत से अर्थ निकालने में केवल उस अर्थ को ग्रहण करना है जो उसके अनुरूप है ना। किसी चीज को केवल सीख लेना ही नहीं बल्कि वो चीज कैसे है पूरी तरीके से उसके जड़ तक घुस जाना, यही अधिगम है। गेट्स कहते हैं कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना, यानी कि परिवर्तन लाना ही क्या है, अधिगम है। अनुभव द्वारा आपने कोई चीज पहले सीख ली, है ना, अब उसी के बेस पे जो नया काम आप कर रहे हैं उसी के बेस पे करें कि ये सवाल मैंने उस तरीके से लगाया था, हो सकता है कि ये भी सवाल उसी मेथड से लग जाए। आपने वो मेथड अपनाया जबकि आपको पता नहीं था कि ये सवाल उस मेथड से लग ही जाएगा, लेकिन आपको किसी ने पहले वो सवाल समझाया था, आपने सीख लिया था, अब आप उसी के बेस पे इस सवाल में ट्राई कर रहे हैं तो आपसे सवाल लग जाता है। यही क्या है, अधिगम है ना। जैसे उदाहरण मान लो कि भूख लगने पर बालक रोने लगता है ना, छोटा बच्चा है, कुछ जानता है नहीं, बोल पाता नहीं है, तो एक ही चारा है उसके पास, क्या है, रोने का। भूख लगने पर बालक रोने लगता है और उसे दूध या भोजन फिर क्या होता है, दे दिया जाता है, या तो दूध पिला दिया जाता है, नहीं तो थोड़ा बहुत जो भी कुछ खाता है उसे दे दिया जाता है। इस तरह वो ये सीख जाता है कि भूख लगने पर रोना चाहिए। एक कहावत है कि बिना रोए बालक को दूध नहीं मिलता, ऐसी एक कहावत है कि बिना रोए बालक को दूध नहीं मिलता, तो वो इसीलिए कही गई है कि बालक को पता है कि हम रोएंगे तो हमको दूध मिलेगा, है ना। अगर बालक खेलता रहे तो माँ माँ क्या होती है कि उसको ध्यान ही रखती कि खाना देना है, दूध देना क्या है, लेकिन अगर वो रोने लग जाए तो समझ जाते हैं कि हाँ ये भूखा हो गया है इसीलिए रो रहा है, क्योंकि वो आप बोल नहीं सकता, रुदन ही उसकी वाणी है, वो रो करके ही तो बता सकता है कि मुझे भूख लगी है। यहाँ रोने की क्रिया क्या हो गई, सीखना है, कि उसने सीख लिया कि मैं रोऊंगा तो मुझे दूध मिलेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि सीखना व्यवहारगत परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान भाषा में, कोई टफ नहीं, कुछ नहीं, बस हंसते खेलते सीखते जाइए। अधिगम का अर्थ थोड़ा और जान लेते हैं, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपके पास रहेगा। अधिगम किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। लर्निंग क्या है, किसी सिचुएशन के लिए एक्टिव रिएक्शन, यानी कि कोई घटना हमारे साथ घट रही है तो अब हमें उस घटना से सीखना है, तो उसके लिए हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। एक बालक जलती हुई मोमबत्ती की लौ छूने से जल जाता है ना, उसके लिए यह पहला कटु अनुभव है। दूसरी बार वह जलती हुई मोमबत्ती से दूर रहता है। अच्छा सुनिए, छोटा बच्चा होता है तो हम लोग उसको पकड़ते हैं, भैया आग के पास मत जाना, भैया इस जानवर के पास मत जाना काट लेगा, है ना। बच्चा नहीं मानता है, फिर बच्चा क्या करता है, एक दिन धोखे से उस आग को पकड़ ही लेता है, या यूं कहें कि मोमबत्ती को पकड़ लेता है, या कोई गर्म तवा वगैरह रखा है उसको छू लेता है। अब जब उसने आग को पकड़ लिया तो क्या हुआ, जल गया वो,
है ना। जब वो जल गया तो अब उसे एहसास हो गया कि इसको छूने से दर्द होता है। अब वो दोबारा आग के पास नहीं जाएगा। दोबारा अगर उसने मोमबत्ती पकड़ ली है जलती हुई, तो दोबारा आप उसको अगर मोमबत्ती उसके पास ले जाएंगे तो वो दूर भाग जाएगा, क्योंकि अब उसको एक्सपीरियंस हो गया कि अब बेटा अगर इसको पकड़ोगे तो जल जाओगे, दर्द बहुत तगड़ा होता है ना। पहले उसको आप पकड़ रहे थे, बच्चा नहीं मान रहा था, कह रहा था मैं जलती हुई मोमबत्ती पकड़ूंगा, लेकिन जब पकड़ लिया उसे एक्सपीरियंस हो गया, उसे अनुभव हो गया, उसने सीख लिया, उसने अधिगम कर लिया कि इसको ये आग होती है, इसको पकड़ने से व्यक्ति जल जाता है और बहुत तगड़े से दर्द होता है। बालक सीख जाता है कि लौ को हाथ लगाया जाएगा तो अवश्य ही जलने की पीड़ा उठानी पड़ेगी, दर्द होगा। इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से एक व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी कि या तो जानबूझकर या फिर अनजाने में। अनुभवों के द्वारा व्यवहार में होने वाले इन परिवर्तनों को साधारण रूप में सीखने की संज्ञा दे दी जाती है ना। ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हीं के बेस पे जो हम सीखते हैं, फिर हमें परिवर्तन आता है, तो यही सीखना हो जाता है। सीखने की प्रक्रिया की यह बहुत सरल व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा हो क्लास को सीखने में, पढ़ने में, तो लाइक कर दीजिए। अधिगम पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि अधिगम ही शिक्षा है ना। सीधी सी बात है भाई, अधिगम ही शिक्षा है। लर्निंग इज एजुकेशन। अधिगम और शिक्षा एक ही क्रिया की ओर संकेत करते हैं, यानी कि चाहे अधिगम कह दीजिए या शिक्षा कह दीजिए, बात ऑलमोस्ट एक ही है। अधिगम माने भी सीखना, शिक्षा माने भी सीखना। दोनों क्रियाएं जीवन में सदा और सर्वत्र चलती रहती हैं। व्यक्ति जीवन भर शिक्षा लेता रहता है, जीवन भर सीखता रहता है। वो अलग बात है कि एक समय के बाद हम औपचारिक शिक्षा लेना बंद कर देते हैं, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा तो हम लेते ही रहते हैं। यानी कि जिंदगी भर व्यक्ति कॉलेज नहीं जाता है, एक समय के बाद वो कॉलेज जाना बंद कर देता है, लेकिन सीखता हमेशा रहता है, किताबें पढ़ता रहता है। बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभवों का लाभ उठाता हुआ वातावरण के प्रति जो उचित प्रतिक्रिया करता है वही अधिगम है। ठीक है, अब इसकी परिभाषाएं जान लेते हैं। आप लोग क्लास को लाइक कर दिया करो। आपके लाइक करने से ऐसा नहीं कि आप लाइक कर देंगे तो हमारे खाते में पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लाइक का पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ, कुछ लोग डरते हैं ऐसा ना हो हम लाइक कर दें और उधर सर के खाते में पैसा चला जाए, ऐसा नहीं है। चलिए, अधिगम की परिभाषाएं देखिए। ब्लेयर, बड़ी बड़ी परिभाषाएं मुझे लग रहा है पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, छोटी परिभाषाएं बढ़िया मजे तरीके से सीखते हैं। गेट्स वाली आपको इसमें से मैं 5-6 परिभाषाएं बताऊंगा, आपको 3 से 4 परिभाषाएं याद कर लेना। अगर अधिगम टॉपिक पूछ लेता है, हो सकता है आपका अधिगम 2-3 तरीके से पूछेगा। एक तो सिद्धांत पूछेगा किसी का, एक अधिगम में से कोई एक टॉपिक पूछेगा कि अधिगम का अर्थ परिभाषा बताइए, या फिर अधिगम की प्रकृति विशेषताएं बताइए, या और तरीके से घुमा के पूछ सकता है, लेकिन अधिगम आएगा जरूर। स्टाम्प पेपर पे लिख लो। ठीक, तो 2-3 परिभाषाएं याद कर लेना, अब जगह जगह टिप देना, बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। छोटी छोटी परिभाषाएं, आधी आधी लाइन की, एक लाइन की भी नहीं है। गेट्स और अन्य के अनुसार, इसीलिए बड़ी परिभाषाएं हमने छोड़ दी, पढ़ी भी नहीं। गेट्स के अनुसार, गेट्स कहते हैं कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है या सीखना है। कितनी सरल परिभाषा है, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा। जस्ट मोमेंट प्लीज। हाँ, क्या कह रहे हैं, गेट्स कह रहे हैं कि अनुभव और प्रशिक्षण, जो भी एक्सपीरियंस होता है या जो भी हम ट्रेनिंग लेते हैं, उसके माध्यम से हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही अधिगम या सीखना है। हमको बीएड वालों को ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है हमको, ताकि हम सीख सकें। इसीलिए तो प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि हमको पता नहीं रहता है कैसे पढ़ाना है बच्चों को, कैसे पढ़ाना है, कैसे ब्लैक बोर्ड पे खड़े होना है, कैसे लिखना है, सब चीज़ें हमें प्रशिक्षण के माध्यम से दी जाती हैं। फिर हम सीख जाते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, वही अधिगम है। ठीक है, इसका क्या करोगे इतनी बड़ी परिभाषा को? अच्छा, पढ़ लेते हैं, क्या पता क्या कह रही है। मार्गन ग्रीलैंड के अनुसार अधिगम या सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन होता है, जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है।
ठीक है, यही अधिगम है, इसको मत पढ़ना है। अब छोटी छोटी परिभाषा याद करो। अगर इसको लिख के आओगे तब भी उतने नंबर मिलेंगे, इसको लिख के आओगे तब भी उतने नंबर मिलेंगे। तो आसान रहेगा ना कि हम इसको याद करें, इसको याद करें, छोटी छोटी परिभाषा याद करेंगे। स्किनर क्या कहते हैं, जस्ट मोमेंट हो गई, चलो। स्किनर क्या कहते हैं, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। इतनी बात, 3 शब्द याद कर लेना। सीखना, व्यवहार, उत्तरोत्तर सामंजस्य। ठीक है, सीखना व्यवहार में क्या है, एक प्रोग्रेसिव बिहेवियर है। आगे बढ़ते हैं। वुडवर्थ की परिभाषा ठीक है, अच्छी है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। नया ज्ञान प्राप्त करना, नई जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको प्राप्त करने की जो प्रोसेस है वही सीखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटी परिभाषा किसकी है, क्रो एंड क्रो की। अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। 4 शब्द याद कर लो, पूरी परिभाषा याद। अधिगम, आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति, है ना, अर्जन याद कर लो। अधिगम जो है वह आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का क्या है, अर्जन है। अर्जन मतलब किसी चीज को प्राप्त करना। ठीक है, अधिगम, आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति, अर्जन। अधिगम, आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति, अर्जन। परिभाषा याद हो गई। गिलफोर्ड देखिए, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के परिणाम स्वरूप मतलब हम कोई काम कर रहे हैं, है ना, फिर हमने उससे हमें कुछ सीखने को मिला, तो क्या है, ये किसी प्रकार का, यही मतलब एक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और भी हैं, बस हाँ यही है 2-3 और, इसमें से हम लोग पढ़ेंगे। चलो थॉर्नडाइक की परिभाषा पढ़ लेते हैं, छोटी सी है। अधिगम समुचित प्रतिक्रिया का चयन करना और उसे उद्दीपन से जोड़ना ही अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 परिभाषाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 परिभाषाएं मैंने आपको पढ़ाई हैं, इसमें से 4 याद कर लेना। ठीक है, सब नहीं याद करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम की प्रकृति जानते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमारा नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए उसको। लिखना यह है कि आपको सिर्फ प्रकृति पढ़नी है, अधिगम की विशेषताएं आपको नहीं पढ़नी है। प्रकृति पूछ ले तब भी यही लिख देना, विशेषताएं पूछे तब भी आपको यही लिखना है। ठीक है, प्रकृति और विशेषताएं अलग अलग मत लिखना, ना तो अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता है। अधिगम की प्रकृति देखिए, नेचर क्या है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है भाई, अगर आप एक्टिव रहेंगे तभी बढ़िया से सीख पाएंगे, इसलिए सक्रिय प्रक्रिया इसको कहा गया है, एक्टिव प्रोसेस कहा गया है। अधिगम व्यक्ति की क्रियाशीलता पर निर्भर होता है कि व्यक्ति कितना एक्टिव है, किस प्रकार की क्रियाएं करता है। वह क्रिया करने के दौरान ही तो सीखता है, कुछ काम करता है तभी तो सीखता है ना। अब जैसे कुछ काम करेगा व्यक्ति तभी तो सीखेगा। अब जैसे मान लिया कई बार ऐसा होता है कि, चलो अच्छा आगे बताते हैं, अभी और पढ़ लेते हैं इसको। अधिगम विकास की प्रक्रिया है जहां व्यक्ति को स्वप्रयास करना पड़ता है। यहाँ पे आदमी को खुद प्रयास करना पड़ता है। अब देखो एक पॉइंट हमको याद आ गया, जैसे मान लिया घर में क्या होता है कि कभी कभी कोई चीज़ छोटी मोटी खराब हो जाती है, कोई मशीन मान लो या मिक्सी मान लो। अच्छा मिक्सी से ऐसे याद आ गया कि कल मेरे घर में खुद मिक्सी खराब हो गई थी, तो अब वहाँ पे मैंने सोचा पहले कि इसको मिस्त्री के पास ले चलें, फिर मेरे दिमाग में आया कि अरे हम ही खोल के देखते हैं, हो सकता है ठीक हो जाए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने उसको खोला, खोलने के बाद फिर हमने दिमाग लगाया कि अरे ऐसे नहीं ऐसे करके देखें, हो सकता है काम कर जाए, चल जाए, और हमने बनाया उसको, चल भी गई। तो वहाँ पे क्या किया, हमने स्वप्रयास किया, हमने खुद प्रयास करके और अधिगम कर लिया, है ना। स्वप्रयास करके, खुद प्रयास करके अधिगम कर लिया, हमने सीख लिया कि अरे अगर ये तरीका अपनाते हैं, ये वायर ऐसे नहीं अगर ऐसे लगा दें तब भी काम चल जाता है, तब भी तो मिक्सी बढ़िया काम कर रही है। तो वहाँ पे हमने क्या किया, स्वप्रयास करके अधिगम अर्जित कर लिया। ये भी होता है, कई बार हम लोग घर में काम करके खुद भी सीखते हैं। अधिगम व्यक्ति के वातावरण के अनुरूप व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। ये परिवर्तन स्थायी हो या फिर अस्थायी हो सकता है कोई परिवर्तन ऐसा आप में आ जाए जो हमेशा के लिए आपके अंदर स्टेबल हो जाए, कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ समय के लिए हो सकते हैं, उसके बाद हो सकता है ना हो। अधिगम सहज क्रिया नहीं है, इतनी आसान रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। 14-15 पॉइंट है, पढ़ लेंगे तो आपको आपकी विशेषताएं और प्रकृति दोनों कंप्लीट हो जाएगी। अधिगम चेतना का परिणाम भी हो सकता है या जैविक और सामाजिक समंजन के लिए भी हो सकता है। अधिगम सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकता है। अब कैसे? अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। कैसे?
हो सकता है आपने कहीं से बहुत अच्छी चीज सीख ली हो, तो आपके लिए सकारात्मक पॉजिटिव लर्निंग हो गया। नकारात्मक आपने हो सकता है कहीं से चोरी सीख ली हो, बुराई सीख ली हो, है ना, किसी के जेब से पैसा मारना सीख लिया हो, ये नकारात्मक लर्निंग भी हो जाएगी। है तो अधिगम ही, है ना। अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छा यानी कि सकारात्मक अधिगम हो गया। गलत बातें सीखेंगे, नकारात्मक अधिगम हो गया। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की मानवीय क्रिया, सीधी सी भाई, तो पॉइंट बार बार आ रहा है कि अधिगम क्या है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन कर देता है। भाई हमें कुछ चीज नहीं आती, हम सीख गए तो अरे वाह हम तो बादशाह बन गए, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ गया। अधिगम प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम वर्तमान व्यवहार में परिवर्तन या नए व्यवहार के ग्रहण के साथ साथ वर्तमान व्यवहार पर प्रतिबंध भी लगाती है। अधिगम व्यक्ति को आवश्यक समायोजन और ग्राह्यता के लिए तैयार करता है। अधिगम का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, जिसमें मानव व्यवहार के सभी क्षेत्र, चाहे वो संज्ञानात्मक, भावात्मक, अनुभव, सभी सम्मिलित होते हैं। अधिगम क्या है, सार्वभौमिक एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया क्या है, पूरे जीवन पर्यंत चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं। परिपक्वता, थकान, बीमारी, नशे आदि के कारण व्यवहार में परिवर्तन का अधिगम से कोई संबंध नहीं होता। परिपक्वता या थकान आ जाए आपको, थकान के कारण आपके व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। अगर आप थके होते हैं और आपसे कोई मस्ती करने लग जाए तो आपको बड़ा गुस्सा आता है कि यार मैं थका हूं, मुझे सोने दो, है ना। तो वो वहां पे हमारा व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ, वैसे तो हम खूब मस्ती करते हैं, लेकिन अगर हम थके हैं या हम बीमार हैं, अच्छा बीमारी में क्या होता है, व्यक्ति जब बीमार होता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है ना। आप चिड़चिड़े से हो जाते हैं, पहले आप खूब हंसते खेलते थे, अभी अगर कोई आपसे बात करता है तो आप उसको उल्टा जवाब देते हैं। आप चिढ़ जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर जाते हैं। या नशा हो गया, बढ़िया खूब पी करके आए और घर में मारपीट करने लग गए, है ना। वैसे तो आपका नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन पीने के जब आप टल्ली हो जाते हैं तो फिर किसी कुछ समझते ही नहीं है, तो वहां पे भी तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया। वैसे तो हम बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन हम चिड़चिड़े हो गए, हम नशा करके आए, हम लड़ाई झगड़ा करने लग गए, हमारे व्यवहार में क्या हुआ, परिवर्तन आ गया, है ना। तो इससे अधिगम का कोई संबंध नहीं है। जैसे आप कहें कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही अधिगम है, अब यहां भी तो व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, यहां भी व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो क्या ये भी अधिगम है? जी नहीं, ये अधिगम इसलिए नहीं है क्योंकि थोड़े समय के लिए है। बीमार व्यक्ति थोड़े समय बाद सही हो जाएगा, जब सही हो जाएगा तो अच्छे से बिहेव करेगा। नशा भी क्या है, जब सुबह उसका उतर जाएगा तब कहेगा अरे यार मेरे से बड़ा गलती हो गई, ओ हो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं मारना पीटना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आदमी सही हो जाता है, तो यहाँ पे अधिगम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये एक पॉइंट है। ओहो, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रयत्न एवं त्रुटि, प्रयत्न एवं त्रुटि, प्रयास और भूल का सिद्धांत पढ़ाया है आपको, तथा सूझ द्वारा सीखने में अंतर करना है। देखिए चलिए अंतर करते हैं भाई। प्रयत्न एवं भूल, यानी कि व्यक्ति जब प्रयास करता है फिर गलती करता है, फिर प्रयास करता है फिर गलती करता है। अच्छा, जब प्रयास करने के बाद जब उससे गलती हो जाती तो क्या होता है, सीखता है व्यक्ति, है ना, सीखता है। तो वहां पे प्रयत्न एवं भूल के द्वारा व्यक्ति सीखता है। इस विधि के द्वारा प्रत्येक नई समस्या को नए ढंग से प्रारंभ किया जाता है। कोई भी समस्या है, आपने एक बार उसको हल किया, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई, आप सोच रहे हैं कि अब आप बैठ करके क्या करेंगे, सोचेंगे कि यार ये प्रॉब्लम ऐसे तो सॉल्व नहीं हुई, चलो इसमें दूसरा तुक्का भिड़ाते हैं, फिर उसमें गलती हुई, अब आप सोच रहे हैं कि इसको फिर कोई नया तरीका अपनाते हैं। तो उसमें क्या, नई समस्या को नए ढंग से, हर बार उसको नए ढंग से आप करते हैं, और एक समय वो आता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक समस्या का समाधान अन्य समस्या में काम नहीं करता है। सूझ क्या है कि सूझ विधि जो है वो अचानक दिमाग में आती है। सूझ क्या है, अचानक से, अरे इसको ऐसे कर दो, अरे अरे इसको ऐसे करते हैं, तो मतलब जो हमारे माइंड में अचानक आ जाए वही सूझ है। सूझ विधि द्वारा एक बार किसी समस्या का हल प्राप्त कर लेने के बाद उससे अन्य समस्याओं के हल में सहायता मिल जाती है। कैसे, अरे यार ये काम हमने वैसे किया था, हो सकता है ये भी वैसे ही हो जाए, तो उससे उसमें हेल्प मिल जाती है।
यहाँ पे हेल्प उससे नहीं मिलती, क्योंकि बार बार गलती करके हम सीख रहे हैं, बार बार गलती करके सीख रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं मिलती है। यहाँ पे अचानक हमारे दिमाग में कोई आइडिया आया, हमने उसको अप्लाई कर दिया, काम हमारा हो गया, तो उसको हम दोबारा भी कहीं भी अप्लाई कर देते हैं, कर सकते हैं, हेल्प मिल जाती है। इस विधि में विभिन्न प्रयासों को बदल बदल कर किया जाता है, और यहाँ पे बार बार प्रयास को बदला नहीं जाता, अचानक से हमारे दिमाग में कभी भी आइडिया आ जाता है ना। मतलब जिस चीज़ के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते, ऐसे से हमारे दिमाग में सॉल्यूशन आ जाते हैं, विचार आ जाते हैं, है ना, अचानक से आ जाते हैं ना, कभी कभी अचानक से। वही सूझ द्वारा सीखना होता है। यहाँ पे हम गलती कर करके सीखते हैं, गलती कर एक सवाल को 4 10 6 10 बार लगाएंगे, है ना, फिर जाके सवाल लगता है, तो वो क्या है, प्रयत्न में भूल। एक सवाल को 4 5 बार लगा करके जब उसका आंसर आता है तो वो हो जाता है प्रयत्न एवं भूल। और जब एक सवाल अचानक से हमारे माइंड में आया और हमने उसको सवाल को उस मेथड से लगा दिया, वो हो गया सूझ। ठीक है, आ गया अंतर समझ, आगे बढ़ते हैं। इस विधि में काफी शारीरिक प्रयास के बाद ही सफलता मिलती है। इसमें आप बार बार प्रयास करते हैं तब सफलता मिलती है। यहाँ पे अचानक से आपको सफलता मिल जाती है। यह उच्च बौद्धिक स्तर पर निर्भर करती है कि आपके पास कितना माइंड है, आप कितनी जल्दी अपने दिमाग को दौड़ा लेते हैं। जितनी जल्दी आपका दिमाग दौड़ेगा उतना जल्दी काम कर पाएंगे आप। यह विधि संवेदी प्रेरक समायोजन पर आधारित होती है, यह विधि मुख्य रूप से प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होती है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ओहो, अधिगम की प्रक्रिया अभी बची है। प्रक्रिया पढ़ने के बाद फिर हम लोग, हाँ बस लास्ट है उसके बाद अधिगम की प्रक्रिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने देखा था, लखनऊ में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, सीखने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया जो है वो लिख के आ जाए या अधिगम की प्रक्रिया लिख के आ जाए, बात एक ही है। ठीक है, अधिगम सीखना एक ही तो बात है। चलिए तो इसको पढ़ लेते हैं, क्या है टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लेते हैं। उपयुक्त जितनी भी हमने परिभाषाएं पढ़ी हैं उनमें अधिगम की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। अधिगम की क्रिया चेतन या अचेतन रूप में जीवन पर्यंत चलती रहती है, जाने में अनजाने में जीवन पर्यंत चलती है। व्यक्ति का विकास अधिगम प्रक्रिया द्वारा ही होता है। इसका आधार क्या है, मैच्योरिटी, परिपक्वता। अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा का होना बहुत आवश्यक है। गुथरी क्या कहते हैं, अधिगम किसी परिस्थिति में भिन्न ढंग से यानी अलग ढंग से कार्य करने की क्षमता है जो कि परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभवों के कारण आती है। जो हमने पहले अनुभव प्राप्त किए हैं, जो सीखा है, जो एक्सपीरियंस है हमारे पास, उसी के बेस पे हम नेक्स्ट सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। पील महोदय क्या कह रहे हैं, पील महोदय कहते हैं कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है। सीधे बार बार वही बात रिपीट हो रही है, परिवर्तन तो है ही, लेकिन वो जो दारू नशा वाली बात की थी वहां पे परिवर्तन नहीं है, जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसरण में होता है। ठीक है, पील महोदय ने आगे कुछ कहा है, उसको देख लेते हैं। इन्होंने कुछ पॉइंट दिए हैं, पील महोदय ने क्या पॉइंट दिए हैं, अधिगम के द्वारा व्यक्ति में स्थायी और स्थायी दोनों ही प्रकार के परिवर्तन आते हैं। अभी हमने प्रकृति में पढ़ा था ऊपर। अधिगम व्यक्ति की सहज स्वाभाविक क्रियाओं जैसे पलके झपकना, हाथ खींच लेना आदि से अलग है। ये तो अलग बात हो गई यहाँ पे, ये जो पलकें झपकना और हाथ खींच लेना ये तो अलग बात हो गई। हाथ खींच मतलब आप मान लिया चल के जा रहे हैं, अचानक मान लिया नंगे पैर हैं, आपका पैर ऐसी जगह पड़ गया उसके नीचे कांटा था, जैसे ही पैर पड़ा नहीं कि आपने उसको ऊपर खींच लिया, आप कूद गए, है ना। तो वो क्या था, ऐसा थोड़ा कि पैर रख दिया, कांटा चुभ गया, अब आप सोच रहे पैर हटाएं कि ना हटाएं, ऐसा तो नहीं होता। आपका पैर जैसे ही कांटे पर पड़ा आप एकदम 2 फुट ऊपर कूद गए, पैर हटा लिया, वो चीज़ अलग है। हाथ खींच लेना कहीं से अलग है, पलक झपकाना अलग है, ये अलग है। अधिगम सामाजिक और जैविक अनुकूलन या चेतन उद्देश्य से हो सकता है। अधिगम व्यक्ति में सामाजिक असामाजिक हो सकता है। अधिगम त्रुटि रहित या त्रुटिपूर्ण भी हो सकता है। अधिगम ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई गलती ना हो, ऐसा भी हो सकता है जहां गलतियों से भरा हो, आपने गलती भरी मतलब गलतियों वाला अधिगम कर लिया हो। मनोवैज्ञानिक बोआज कहते हैं, इनकी बात सुन लेते हैं। अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतें, ज्ञान, दृष्टिकोण सामान्य जीवन की मांगों की पूर्ति के लिए अर्जित करता है। वही बातें लिखी हैं। वुडवर्थ कहते हैं जब किसी नए कार्य को करना सबलीकृत हो जाता है, रीइंफोर्समेंट हमको मिलता है और कालांतर यानी समय बीतने के बाद उन्हीं क्रियाओं में वह पुनः प्रकट होता है, तो उसे नए कार्य को करना अधिगम कहलाता है। बहुत ईजी बात है, हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते। अब देखिए, ये मैंने इसलिए लिखा है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अधिगम के प्रमुख कुछ सिद्धांत हैं जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा,
आप वहां से इसको पढ़ लीजिए। अधिगम के कुछ प्रमुख सिद्धांत देखिए कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, पावलोव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, कुत्ते पर प्रयोग किया था, पढ़ाया हुआ है मैंने पूरा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिएगा। थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे। स्किनर का सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत पढ़ाया है, आप पढ़ लीजिए, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कोहलर का सूझ सिद्धांत है ना, जो अचानक से दिमाग में आता है। ब्रूनर का सीखने का सिद्धांत, गैने का अधिगम सिद्धांत, ये हमारे कुछ अधिगम के प्रमुख सिद्धांत हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पे दे दिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये हम पढ़ चुके हैं, और प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसमें आप देखेंगे तो ये सारे मिल जाएंगे, नहीं तो मैं इनकी सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करेंगे, खट से आप वहां पहुंच जाएंगे। और प्यारे दोस्तों, इतनी मेहनत के बाद वीडियो को लाइक और एक कमेंट आपसे चाहिए, और जो मेरा दूसरा चैनल है एसपी सर व्लॉग्स के नाम से, जहां हम अपने व्लॉग्स शेयर करते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमें यहां भी फॉलो करने का कष्ट करें, ठीक है। हमारी इतनी मेहनत लगी है, आप एक लाइक एक कमेंट और मुझे यहाँ फॉलो करके जाइएगा। थैंक यू। बिना कमेंट किए नहीं जाएंगे, क्लास कैसी रही जरूर बताएंगे।